चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फ्रीडो जो है वो AED का फर्स्ट सेट का हम लोग मैथ्स और रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 341 है और लाभ कितना बता रहा है 22%, तो हमें ये समझना है कि ये जो 22% है वही है 341। तो हमें वो एक यूनिट का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 22 से भाग कर देंगे तो हमें कितना यूनिट का मान निकल जाएगा। तो देखो भाग करने में यहाँ तो 1 आ रहा है, तो कटना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखो 11 से कट रहा है, 11 से यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 31 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 30 का आधा कितना होता है 15 और 1 का आधा होता है 0.5। तो ये कितना मान निकल के 1% का। अगर हमें 100 निकालना है तो कितना निकालना होगा, इसमें 100 से गुना कर देंगे यानी कि 1550। अब ये पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो सीधी सी बात है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, मान लेते हैं 100% और प्लस 22%, तो यानी कि 122% है। 22% का तो मान दिया होगा 341। 100 जो है वो कितना हमारा निकला 1500, यानी 1500 में हमें केवल ये जो मान है 341 उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1891, 1891। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक व्यक्ति चावल को 8% लाभ पर बेचता है, ठीक है, बट वह करता क्या है, वह 25% कम वजन का उपयोग करता है। अगर वो 1 kg देना था उसको, उसने दिया कितना 750 ग्राम ही। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि मान लेते हैं यह 100 रुपये की वस्तु है, 100 ग्राम हमें देना था, उसने दिया कितना 75 ग्राम, बट उसने लिया कितना 108 रुपये। इन दोनों के बीच गैप कितना हो गया, तो 25 और 8 33 का। तो ये 33 रुपये कमाया है, ये 75 रुपये इन्वेस्ट करके। सीधी सी बात है 75 रुपये ही गया। तो हमें क्या करेंगे कि 33/75 का परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, इसको कट करेंगे 11 और ये कितना आ गया 44। 44% इसको प्रॉफिट हो गया। समझ आ गया। अगर यहाँ पे 25% की जगह 35% कम रहता तो हम 65 से काउंट करते, और यहाँ 8% की जगह लाभ ना होके हानि होता, मान लेते 92, 8% हानि होता तो 92 करते और 75 से काउंट करते कि कितना इसका गैप है, इसी से परसेंट निकलता। इस तरह के क्वेश्चन हम आगे पूरा एक सीरीज करने जा रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। यदि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, ठीक है, एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन, करेक्ट। तो मूलधन का मतलब ये हो गया जो कॉस्ट है, मान लेते हैं ये 100 रुपये है और ये 100 से बढ़ के कितना हो गया 120 हो गया, क्योंकि 5 से 6 हो गया तो बढ़ा कितना 20। तो यही 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो भी यही आंसर होता, अगर 2 साल में होता तो फिर यहाँ पे आंसर बदल जाते। वो हम देखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 47 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 47 ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो बहुत प्रोसेस भी है। 47 क्या है विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस SP कर देंगे, इसको गुना कर दीजिए बराबर 50 इंटू कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है। तो अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, SP बटा CP बराबर क्या हो जाएगा 50/47, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाया इसने 3 का कमाया। कितने पर कमाया, मतलब 47 पे कमाया 3 का, क्योंकि गैप तो यही है। तो इसका हम परसेंट निकालेंगे। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ देखो 47 ये पूरा तरह तो नहीं कट रहा है, तो 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मोटा मोटी भी निकालेंगे ना, अगर यहाँ पे और भी रहता, वहाँ पे 6 पूर्णांक
18/47 है, 7 पूर्णांक भी रहता तो हम मोटा मोटी इसको कॉन्फ़िगर कर लेते 50 के आसपास। यहाँ पे क्या है 300 है, तो लगभग ये 6 के आसपास आएगा। अगर जो हर है उसमें वॉल्यूम मतलब वैल्यू कम है तो यहाँ का मान क्या बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर ये ज़्यादा होता तो ये 6 से कम होता। खैर वो आ, हम लोग जब देखेंगे ना चैप्टर वाइज तो वहाँ पे हम करेंगे। नेक्स्ट है एक दुकानदार 10 संतरे 50 रुपए में खरीदा और 12 संतरे 74 रुपए में बेचता है। ठीक है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे क्या है ना, आप एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए, देखिए दो है यहाँ पे क्वांटिटी। अगर उसने 10 संतरे खरीदे 50 रुपए में और 12 संतरे खरीदे 74 में, ये दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आता है 60। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको सॉरी ये 6 से गुना करना होगा और ये 5 से गुना करना होगा, तभी तो 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये 6 गुना 10 60 हो जाएगा। अब हमारा जो लागत मूल्य है वो ये निकलेगा, ये टोटल आपका लागत मूल्य है 50 गुना 6 मतलब 60। ये टोटल संतरे हो गए। हमें हमारे पास कितना निकल गया 3000। और अब यहाँ पे अगर हम गुना करें, क्योंकि संतरे 60 ही हैं, बट जब हम बेच रहे हैं 60 संतरे को तो खरीद रहे हैं तो हमें 3000 का पड़ा, और जब हम बेचने जा रहे हैं तो हमारे पास ये संतरे कितने हो गए 74 गुना 5। तो इसको हम निकालेंगे, 0 किया 35 दो 37। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा 7 का, मतलब 700 का। तो हमें निकालना है 30 पे 7 का प्रॉफिट, गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा 70/3, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। ठीक है, 70/3, इसको 2 बार में कटेगा, फिर 3 बार में कटेगा, फिर 1/3 का पूर्णांक आ जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया। हमें क्या करना है, इस तरह के जो सवाल है ना, यहाँ पे हमें जो वस्तु है वो कितने नंबर है उसको हमें बराबर करने हैं बस। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे 12 संतरे, यहाँ पे अगर दोनों जगह 10-10 रहता तो सीधा 50 से 74 पे कंपेयर कर लेते, बट इसे बराबर करना था तो हमने क्या किया, इसको 6 से गुना कर दिया और इसको 5 से गुना कर दिया, तो संख्याएं तो बराबर हो गई। तो हमें क्या निकल गया, हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का एक क्वांटिटी निकल गया। ये हमारा 3000 क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था। आगे का देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखो तिरछी ऊंचाई कैसी होती है, अगर ये शंकु हम बनाते हैं तो ऐसे करके शंकु बनता है, और इसकी जो ये तिरछी ऊंचाई है ये 25 सेंटीमीटर है। आपको ये बोल रही है सरकमफेरेंस मतलब ये परिधि ये 44 है, और हमें निकालना क्या है, हाइट की जरूरत नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है फॉर्मूला पाई आर एल। इसमें हमें क्या मिला हुआ है, एल मिला हुआ है, 25 को ही एल बोलते हैं, पाई का मान हमें पता है 22/7। अब हमें आर निकालना है। तो एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आप समझिए कि ये केंद्र है, केंद्र से ये अगर परिधि की तरफ होता है तो ये 7 होगा, ये 44 होगा, और इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 154 होगा। ये ध्यान में रखेंगे, ये 3 डेटा आप ऑलवेज रखें। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, लेकिन ये होगा 4 से। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन आएगा ना परिधि का, उस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे रेडियस संबंधित वो सब इसी फॉर्मूले पे बनेगा। तो आते हैं यहाँ पे, जैसे हमें 44 दिखा ना परिधि, हमें तुरंत माइंड में हो जाना चाहिए कि r बराबर 7 होगा, क्योंकि जब आप फॉर्मूला से बिठाएंगे ना 2πr तो यही आएगा। तो हमारे पास r मिल गया, पाई का मान हमें पता है 22/7, r का मान 7 है, और 25 हमारा तिरछी ऊंचाई है। तो इसको इसको कट करेंगे तो क्या आ गया 550। तो 550
देखिए यूनिट सबका सेम है, हमें उतना नहीं दिमाग लगाना, मेनली हमें ये दिमाग लगाना है कि 550 आ गया ना, ऑप्शन में जाइए और देखिए। सात सबसे पहले 104 गैप कितना है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो 104 में 72 माइनस कर देंगे 0.4 2 और 3 कितना है 32 रुपये 40 पैसे। अब अगर हम बात करते हैं कि यह 72 रुपये का कितना है, बट ये 3 साल में हुआ है, 1 साल में कितना होगा, 3 से भाग करेंगे तो आएगा 10 पॉइंट, 3 से भाग किया तो 10 और 0.8। ये जो है यह इस 72 का कितना परसेंट है, तो 72 से इसको गुना कर देंगे, यहाँ पे ये उड़ा, ये कटा और इसको हम 72 काटते हैं 2 बार में, इसको 3 बार में और इसको काटते हैं 5, 15% आ गया, ये हमें रेट मिल गया। अब बात ये कह रही है उसी राशि दर पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएंगी, तो अगर 15% के हिसाब से 5 साल में ये 75% हो जाएगा, तो कोई भी संख्या का 75% क्या होता है, उसका 3/4 होता है। तो 120 का 3/4 कितना हो गया 90, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा और यही इसका आंसर है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ये हो गया समझने में कि 72 रुपये की राशि वो खुद हो जाती है, यानी कि मिश्र धन है, करेक्ट है। तो मिश्र धन में क्या करते हैं, पहले मूलधन हम हटाते हैं और फिर उससे हमें साधारण ब्याज पता चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 3:4। ठीक है, 4 साल पहले वह अनुपात 2:3 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब से 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो है 3:4 और यहाँ पे 2:3, एक का ही गैप है और ये एक का गैप कितना बता रहा है, ये 1 का गैप है, ये बता रहा है 4 साल। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 4 साल, मतलब ये प्रेजेंट का ये है, 4 साल पहले ये था, इसमें भी 4 से 4 से ये पहले था। अब हमें बाद का निकालना है, यानी कि इससे प्लस, यहाँ भी और प्लस यहाँ भी जुड़ेगा, तो 3 चौके 12 4 कितना हो गया 16 और 4 चौके 16 4 20। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4:5 और 4:5 ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह से विभाजित होता है। अब जैसे ही हमने ये देखा यहाँ पे संख्याएं 4 है, तो 4 तो सभी संख्याएं हैं, बट अगर कोई संख्याएं 15 से भाग लगेंगी तो वो 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 5 से तो सब लगेगा क्योंकि 0 0 सबके पीछे है, बट 3 से कौन कौन नहीं लगेगा, सबसे पहले ये नहीं लगेगा क्योंकि जोड़ करके 3 से नहीं कटता है, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, तो हमें यहाँ पे ये करना होगा कि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो होने को तो ये भी है, बट इससे बड़ी संख्या यहाँ पे मौजूद है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्यूशन बहुत तरीके से कर सकते हैं, पहले एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम इसका 15 25 वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आप खुद करके देखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन तो बता रहे हैं, बट आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 14,000 की राशि पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहे हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है 10% का, वैसे आप बहुत सारा याद कर लीजिए। 10 का होता है 21, है ना, अगर 20 का होगा तो कितना हो जाएगा 44, इसी तरह से चलेगा। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल सा बात ये रखना है कि अगर कोई भी सेम दर निकलती है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, जब भी कट होगा तो ये क्या हो जाएगा 21%।
तो हमें सीधी सी बात है 14,000 का 21% निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे देखेंगे कि 14 से है, तो 7 से तो ये कट नहीं रहा, ये भी नहीं कट रहा है, देख रहे हैं ना, 7 चौके 28 तो हो जाएगा, फिर 4 कहाँ कटेगा, तो ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में से या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो बात यहाँ पे 21% की है, 20% की नहीं है। ये तो 14 दूना 28, 20% है, 21% ये आंसर हो गया। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, अदरवाइज आप क्या करते, 14,000 लिखते, फिर उसका 21% लिखते, फिर इसको कट करते, फिर 14 गुना 21 करते, लॉन्ग प्रोसेस। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। एक दुकानदार अपने लागत मूल्य का 22.1/12 मतलब 2 लाभ की अपेक्षा करता है। देखिए कुछ ऐसे सवाल है जिसमें कि फ्रैक्शन में दिए होते हैं। एक्चुअली मैम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 45/2, और इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 9 समथिंग। खैर उधर नहीं जाना हमें, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लागत मूल्य पर 22.1/2 लाभ की अपेक्षा करते हैं, कि लाभ होता है इसको, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 थी तो उसका लाभ क्या है। बिक्री कहने का मतलब है जो कॉस्ट प्राइस है और प्लस प्रॉफिट दोनों। तो सीपी मान लेते हैं 100, तो प्रॉफिट है 22.5%, तो टोटल कितना हो गया सेलिंग प्राइस 122। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 392 जो है वो एक यूनिट का पार्ट है, नहीं हाँ एक 122.5 जो है ना वो किसका पार्ट है, टोटल 392 थे, एक यूनिट के लिए हमने उसको डिवाइड किया और निकल कर आया 33.2, 3.2 1%। तो 100% निकालना है, बट हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है उसका लाभ। लाभ के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा, यानी कि 3.2 22.5% निकालना होगा, जो कि 72 इसका आंसर आता है। चूंकि कैलकुलेटिव है तो इसमें हमें टाइम तो लगेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल था, सवाल को हमें समझना है। यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है इसके बारे में, तो चौथा यहाँ पे भी गायब है, ये आपसे पूछ रहा है मिसिंग। तो करते क्या है, इसको इससे गुना कर दीजिए ये वाला पार्ट से, और इसको इससे, इन दोनों को ग्रुप बना लेते हैं। तो हमें ऐसे लिखना होगा 12 पूर्णांक बटे गुना एक्स, हमें ये पता करना है, बराबर 3 पे 12 गुना 4 पे 12। तो जब समान ऊपर हो तो नीचे वाला भी गुना हो जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 पे 12 बटे 12 पे 35। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 35, और यहाँ पे आ जाएगा 12 पूर्णांक माइनस माइनस 23 जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, माइनस में तो कहीं नहीं है, तो ये नन ऑफ द, सही आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस से नहीं जाते, ज़्यादा प्रोसेस में क्या है ना, देखिए, हमारे पास ऑप्शंस पहले से रहते हैं, हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। साथ में आप प्रोसेस से भी देख सकते हैं, बहुत सारे कॉमन सवाल है ये, और छोटे छोटे सवाल आपको अगर सेकेंड्स भी बचा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अगर ए बी का मान 2 और 3 के अनुपात में है, तो सीधी सी बात है हम ऑप्शन पे सीधा जाएंगे। पहला ही हमसे पूछ रहा है ए बी सी, तो 3 दिया हुआ है, ए बी 2:3, 2:3 में ये है, इसको रखेंगे, 2:3 में ये नहीं है, इसको काट देंगे, 2:3 में है, इसको रखेंगे, 2:3 में ये नहीं है, काट देंगे। अब दूसरा चेक करेंगे बी और सी, 4:5 में होना चाहिए, ये 4:5 में है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये है, इसको रखेंगे घेरे में। और ये 4:5 में नहीं है, क्योंकि ये 3 या 9 और 5 है, 5 3 पचे 15 होता है, तो ये नहीं है, तो ये कट गया, यही इसका आंसर हो गया। कोई सॉल्यूशन नहीं करना ज़्यादा, बस आपको ऑप्शंस को ध्यान से रखना है, प्लस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोल रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है, 61। अगर ऐसा बोलता है औसत, औसत का मतलब है बीच वाला, अगर कोई 5 संख्या है तो आप ऐसे करके बना लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए 61, इसके बैक जाना है और फॉरवर्ड में जाना है 2 बार। तो
सीधी सी बात है, ये कह रहे हैं उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर बताएं। देखिए वैसे तो हमें आंसर पता है, क्योंकि अगर ये विषम हो या सम हो या कोई भी संख्या हो, अगर लगातार अ, 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो उसके बीच 2 का गैप होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे हम 59 रख देते हैं, 57 रख देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 63, 65, तो चूँकि यहाँ से यहाँ का गैप क्या है? 8 का दिख रहा है। अगर यही पूछता कि मध्य में जो मतलब इसका एवरेज है, वो 61 ना होके सपोज़ कि वो 7 होता, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 5, यहाँ पे क्या लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 9, यहाँ पे लिखते हैं 11। अभी भी गैप कितना आएगा? 8 का आएगा। तो ये 61 होता या नहीं भी होता, अगर आपसे ये पूछता 5 लगातार विषम संख्याओं का अ, कुछ भी हो, उसमें से जो पहला और आखिरी, ये दोनों का गैप क्या है? तो पहला और आखिरी को गैप माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे विषम की जगह अगर सम भी होता तो वही होता। सपोज़ कि यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता और 10 होता, तो फिर भी गैप 8 ही निकलता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना टाइम लगेगा? तो इसमें हमें समझना ये है कि कभी-कभी रेलगाड़ी एक खंबे को, एक आदमी को, एक पेड़ को पार करती है तो वो खुद की दूरी तय तय करती है। अगर ऐसा होता है कि वह किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वह अपने साथ-साथ उस अ, जो भी है प्लेटफॉर्म या पुल, उसको भी वो पार करती है। तो दोनों को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, 150 मीटर और 250 मीटर। तो जोड़ने से क्या आ गया? 400 मीटर। अब आप एक फ़ॉर्मूला ये बस ये ध्यान रखिए, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का आता है ना ट्रेन वाली सवाल, तो आपको 18 का मल्टीप्लिकेशन देता है। तो यहाँ पे 18 का मतलब है ना 5, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो 18 क्या क्या है? 54। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 3, 3, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। वैसे फॉर्मूला भी है इसका कि आप 54 को गुना कर दीजिए 5/18 से, तो आपको 15 निकल कर आएगा। 5/18 करने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखे गया कि 18 तिया 54 है, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये कितना मल्टीप्लाई है। तो 18 को हमने 3 बार गुना किया, तो 5 को भी हमने 3 बार गुना कर देना। यानी कि 18 जो होगा वो किलोमीटर पर आवर में होगा, 5 जो होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो यहाँ पे हमें मीटर में निकालना है। यहाँ पे हमारा 15 स्पीड निकला ट्रेन का, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरी पूरी तरह से तो कट नहीं रहा है, फ्रिक्शन में आएगा। और हमें अभी कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में बस एक ही है फ्रिक्शन में, ये इसको आगे मार के आगे बढ़िए। थोड़ा बहुत वेरीफाई करते हैं कि ये 3 का गुना से तो 3 आना ही आना चाहिए नीचे। अब यहाँ पे बटा 7 होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, फिर रुकेंगे, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। चलिए, हम कैलकुलेशन करने से बचेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि बिना कैलकुलेशन किए हम गलत आंसर पे चले जाएँ, हम वेरीफाई भी करते चले जाएँगे साथ में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि रूट अंडर है, तो इसका जो है इकाई संख्या, देखिए सब में तो वही दिया हुआ है 999। तो हमें यहाँ पे ये अगर नहीं भी पता है कि 47, 61 का रूट अंडर रूट क्या होगा, तो फिर भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे बस पॉइंट के बाद काउंट कर लीजिए, 4 और 4 8 है, तो जब ये बाहर होगा तो ये हाफ हो जाता है। हाफ होने का मतलब है पॉइंट के बाद 4 ही संख्याएँ होंगी, ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये आंसर होगा। खैर ये तो देख के बनने वाली सवाल थी, इसमें कुछ था नहीं। कोई राशि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, ठीक है? ब्याज की दर पूछ रहे हैं। यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को ये होता है कि 4 गुनी कहने का मतलब है वो सोचता है कि वो 400% बढ़ा, नहीं, 400 गुनी कहने का मतलब है कि अगर वह संख्या 100 है, तो वो 400 हो गई, तो इसका मतलब ये बढ़ा कितना? 300% बढ़ा। ये यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। तो 300% कितने टाइम में बढ़ा? 300% हमारा बढ़ा 20 वर्षों में। तो 300/20 हमें दिख रहा है वैसे आंसर। 20 से कट करेंगे तो 15 आ जाएगा।
15 ही इसका दर है, समझ गया। अगर 5 गुनी होती तो 400% बढ़ता, अगर 7 गुनी होती तो 600% बढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में प्रतिशत क्या बढ़ेगा? चूंकि क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, कोई संख्याएं हैं, मान लेते हैं 100 या 10 कर लीजिए, 10 से 12 हो गया, ये भी 10 से 12 हो गया, तो इसको गुना करिए तो 100 होगा। कितना हो गया? 144। बढ़ा कितना? 44%। तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 20% ना हो के कुछ और होता, मान लेते हैं 40% होता, तो हम यहाँ पे 10 लिखते और यहाँ पे 14 लिखते, और फिर यहाँ पे 10 लिखते 14 लिखते, तो 196 और यहाँ पे 100 का बढ़ा कितना? 96, तो 96% बढ़ जाता। ऐसे करके निकाल सकते। 5% होता तो वैसे भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट है कि इसका HCF मौसम ज्ञात करना है। तो HCF जब बोलता है ना, तो हमें ऊपर वाले का HCF निकालना होता है। अगर LCM बोलता तो ऊपर वाले का, जो भी बोलता वो हमें टॉप वाले का करना होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, या ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 2/3, 4/5 और 6/7 लिख दिए। अब अगर आपसे HCF पूछ रहा है तो ऑलवेज ऊपर वाले से, अगर LCM पूछता तो फिर भी ऊपर वाला निकालते, जो पूछ रहा है वो ऊपर वाला, अब बाकी जो बच गया वो नीचे वाला करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका हमें HCF निकालना है। तो सीधी सी बात है, 2 दिख रहा है, नीचे का क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। तो 3 गुना 5 गुना 7 को कट नहीं रहा है, तो कितना हो गया? 15 सत्ते 105, तो 2/105 ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे देखिए, लोग क्या करेंगे, लग जाएंगे x मानने, बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि छोटी संख्याएं या तो 3 हो गया तो 5, मतलब ऑब्वियस है कि 3 होगी, और वो 3 का गुणज होगा। ये तो 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम इस दोनों ऑप्शंस को वहां पे रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर 27 होता है तो 9 तिया 27 और 9 बचे 45, और इसमें 9 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 18, यहाँ 9 घटाएंगे तो 36, कट के तो 1:2 आ रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो ये आंसर डेफिनेटली होगा। अब सॉल्यूशन करके देख लीजिए। 33 है, 33 और 55, इसमें 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 24, और इसमें 9 घटाएंगे तो आएगा 46, और इसको कट करेंगे तो आएगा 12:23। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट हाँ स्मार्टली चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस में बहुत स्कोप रहता है। क्वेश्चंस अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, आप डिविजिबिलिटी पे, यूनिट डिजिट पे चेक करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम को 12 दिनों में ए करता है। ए एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जितना ज़्यादा टाइम लेता है ना, उसकी एफिशिएंसी उतनी कम होती है। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए, और नीचे लिखते हैं कितने दिनों में करता है, और बी कितने दिनों में करता है। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा। यानी कि एक ये इफिशियंसी है, और ये क्या है, टाइम है। दोनों को गुना करके 60 ही आएगा, इसको भी गुना करेंगे 60 ही आएगा। अब दोनों ने मिल के काम कितने दिन किया? 5 दिन किया। तो 5 4 9, 9 गुना 5 45 होता है। 45 यूनिट काम हो गया। टोटल यूनिट कितना है? 60 है। तो अभी 15 यूनिट काम बचा हुआ है। शेष काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने दिन में कर पाएगा? तो चूंकि ए का एफिशिएंसी हमें देखना पड़ेगा, ये 5 है उसकी एफिशिएंसी, 5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 दिन उसको और लगेगा। अगर पूछता
कि पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 3 और प्लस 5, क्योंकि 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया तो 8 दिन आंसर होता। तो सवाल को पूरा पढ़िए और आखिरी वाला जरूर पढ़िए शेष काम को पूरा करने में। अगर यहाँ पे यही प्रश्न बदल देता, शेष को हटा देता, तो वो फिर भी आंसर बदल जाता। फिर आंसर क्या आता, टोटल 60 है और ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 12 दिन आंसर आ जाता है। देखो थोड़ा सा सवाल में चेंज आया, ये 12 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 3 भी हो गया। तो सवाल पे डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है। जल्दी जल्दी में हम सवाल नहीं पढ़ते पूरा और हम गलत आंसर चूज करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि 60 रुपए प्रति किलो और 65 रुपए प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.2 यानी कि 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पे 10% का लाभ हो जाए। हमें यहाँ पे ये देखना है कि यह जो अमाउंट है वो 10% जोड़ के लिखा है, यानी कि 68.2 है ये 110%। इसका मतलब 100% भी होगा कुछ ना कुछ। अब हमें जैसे ही 11 दिख रहा है ना, तो हमें तुरंत दिमाग में खटकना चाहिए कि 11 से गुना चाहिए। ये है किसका, 62 का। 602 अक्सर गुणज जो होता है 11 का, वो बीच वाला दोनों संख्याओं को जोड़ के आ जाता है। तो 62 रुपीज हमारा कितना निकल गया, 100%। अब हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे 60, एक तरफ लिखेंगे 65, एक तरफ लिखेंगे 62 और इसको कट करेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और इसका आंसर ये हो गया 3:2 में। अगर हम किसी भी दो किस्म के पदार्थ को मिलाते हैं और उसको 62 रुपये में हम बेचते हैं, तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन 62 रुपये में 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें, अब यहीं पे सवाल अगर थोड़ा सा घुमाता, कहता 62 रुपये में वो बेचता है, तो क्या कितने रुपए में वो बेचे ताकि उसको 10% का लाभ, ये आपको देता भी नहीं, तो हम ऐसे करके निकालते हैं। और उसमें ये, लेकिन ये जरूर देता है आपको ये रेशियो कि हमें किस रेशियो में मिलाना है। कभी कभी आपको ये रेशियो दिया रहेगा, बीच वाला पूछेगा, कभी आपको ये दिया रहेगा और रेशियो पूछेगा, तो हमें ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सर्कल ऐसे बना लीजिए और इसको आप कहीं पे नोट्स में लिख लीजिए। ये रेडियस ऑलवेज 7 होगा, तो ये 44 होगा और इसका जो एरिया होगा वो 154 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्षेत्रफल दिया हुआ 154, परिधि पूछ रहा है, तो हमें 44 मार के आगे बढ़ जाना है। हमें त्रिज्या निकालने की भी जरूरत नहीं है। वैसे फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, परिधि का, और पाई आर स्क्वायर, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 8 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, यानी कि 8 का स्पीड है, 2 का स्पीड है। इसमें ना बहुत ही आसान है, जब नौ धारा के सवाल आते हैं ना, तो 2 स्पीड आपको ऑलवेज मिलता है, एक धारा के साथ, एक धारा के अगेंस्ट में। तो आप जोड़ के आधा कर दीजिए और घटा के भी आधा कर दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 2 10, आधा हो गया 5, और घटा के क्या आएगा, मतलब 6 का आधा 3। लेकिन ऑलवेज जो 9 का स्पीड है वो ज़्यादा रहेगा, धारा का हमेशा से कम रहेगा। अगर आपको नहीं भी है, बस आप सीधा 2 डेटा देखिए कि 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे पूछ किसका रहा है, धारा की गति। तो धारा की गति 5 नहीं होगी, क्योंकि अगर धारा की गति ज़्यादा रहेगी तो 9 तो उसको उसके साथ लेके चला जाएगा। इसीलिए ऑलवेज आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इस चीज को हमें ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली सोचना है। यदि किसी संख्या का 10% उसमें जोड़ दिया जाए तो खैर बहुत ही इजी सवाल इसमें सेट हो गए हैं, 440 हो जाता है। तो ये कितना है, 110% है, 110% 440 है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 100% को दिखाएगा। ऑप्शन से भी जा सकते हैं, 400 में उसका 10% नहीं, 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें 10% जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब इसके आगे क्वांट करेंगे। स्टेटमेंट है, ऑल लैपटॉप्स, सॉरी यहाँ पे ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर टैबलेट्स, तो हम लोग यहाँ करते हैं केवल कुछ लैपटॉप टेबलेट हैं, तो यहाँ पे हम एल लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग टी लिखते हैं।
ठीक है, और सभी टैबलेट मोबाइल, सभी टैबलेट मोबाइल, क्लियर है? कोई मोबाइल चार्जर नहीं। अगर कोई मोबाइल चार्जर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख सकते हैं, दोनों कंक्लूजन में आ सकता है क्योंकि मोबाइल से ये दूर है। अब स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी लैपटॉप कभी चार्जर नहीं हो सकते, सभी लैपटॉप कभी चार्जर नहीं हो सकते। ऑब्वियसली सही है क्योंकि कुछ पार्ट तो ये मोबाइल का है और जब ये मोबाइल चार्जर नहीं हो सकता है तो सीधी सी बात है कि सारा लैपटॉप चार्जर नहीं हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 जो है वो हम देखते हैं, कुछ टैबलेट के चार्जर होने की संभावना है। कुछ टैबलेट, जैसे यहाँ पे है कुछ टैबलेट के चार्जर होने की संभावना है, मुझे तो नहीं लग, क्यों? क्योंकि जो ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर है ये, और जब मोबाइल चार्जर नहीं हो सकता है तो कोई भी चार्जर टैबलेट नहीं हो सकते, उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ओनली वन, ए। सॉल्यूशन भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं वैसे, बट समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ये हुआ मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में। देखो, यहाँ कह रहा है गुड भाषा में गुड को 78 लिख सकते हैं, ग्रेट को 225 लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में ब्रेव को कैसे लिख सकते हैं? ग्रेड को उठाइए पहले। जी का मतलब होता है 7, आर का मतलब होता है 18, ई मतलब 5, ए 1, टी 20। इसको सम करिए तो क्या आएगा? 25 एक 26, 26 4 30, 3 33 और 18 जोड़िए तो आ गया 1, 8 3 11 और 5 51। अब ये कितने लेटर है? 5, इसको 5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 255। इसी कंसेप्ट को हमें यहाँ पे लेना है ब्रेव। तो ब्रेव को क्या करेंगे? बी का मतलब होता है 2 प्लस 18 प्लस 1 प्लस वी यू वी 22 और 5 कितने हो गए? ये तो 20 हो गया, ये 23 हो गया। 27 एक 28, 28 20 48, 48 ये कितने नंबर है? 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, तो ये हो जाएगा 240। ये आंसर हो गया। देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम लोग। 80 में क्या है कि दिशा ज्ञान से संबंधित है। एक्स बिंदु एक्स से शुरू करता है एक व्यक्ति और उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। यहाँ से एक्स से मान लेते हैं, यहाँ से वो 15 मीटर चलेगा उत्तर की तरफ। इसके बाद वह वाई बिंदु पे पहुंचता है, यहाँ पे वाई हो गया। फिर वह 45 डिग्री क्लॉक वाइज चलता है, वो क्लॉक वाइज ऐसे चलता है 45 डिग्री या मुड़ा इधर, और 10 एक्चुअली ये 10 ऐसे हैं, तो 10√2 पे यहाँ तक पहुँच गया और यह बिंदु जेड तक पहुँच गया। इसके बाद वह अंत में 135 डिग्री एंटी क्लॉक मोड़ता है, तो 135 डिग्री किधर हो जाएगा? देखो, ये 90 होगा, एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और 45 डिग्री और कर लो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 मीटर आता है, तो ये कहाँ पहुँच गया? ये W वाले पॉइंट पे पहुँच गया। तो बोल रहा है कि x से W तक के बीच कितनी दूरी है? तो हम जानते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल होता है वो इस तरह से शेप बना हुआ है और ये राइट एंगल पे काट रहा है, तो ये √2 होगा, तो ये 1 और 1 होगा, 10√2 है तो 10 और 10 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 10 हो गई। ये 10, ये 10 और ये 10√2 की डिस्टेंस हो गई कर्ण। लंब और आधार बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 25। जितने भी मीटर हो तो मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। कह रहा है कि क्या कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। अब यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है, हाँ, यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। बात ये सही है, क्योंकि ये प्रदूषण भी फैलाता है। कीटनाशक कीट को तो मारता ही है, इंसान के भी हेल्थ पे ही इम्पैक्ट डालता है, बुरा इम्पैक्ट। दूसरा ऑप्शन है नहीं। एक्चुअली हम जिस पर्पज से इसको लेकर आए हैं वो पर्पस यही है कि जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी हो और उसमें जो क्षति होती है फसल की वो ना हो, जिससे कि भोजन की मतलब जो फूड की जो स्कार्सिटी हो वो नहीं हो। इसके कारण से तो दोनों कथन प्रबल अपने आप को रखता है, तो बोथ वन एंड टू आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद एक है 82 वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे ये बता करना है आपको। तो इसको बहुत ही सिंपली हम देख सकते हैं कि इसको हमने क्या किया, इसको गुना किया और इसको जोड़ दिया। 3 चौके 12 7 19। तो यहाँ क्या गुना करें जिसको 6 जोड़ने से ये 30 हो जाए। तो 5 5 25 6 31। तो 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एक ये वेन डायग्राम, ये सेलुलिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऑल पेन्स आर मार्कर, ऑल पेन्स आर मार्कर। ठीक है, सम मार्कर्स आर स्केल्स। सम मार्कर्स हो सकते हैं, हम अंदर भी यहाँ पे बना सकते हैं। स्केल, नो स्केल इज पेंसिल, नो स्केल इज पेंसिल, कोई कहीं पे भी हो सकता है बट स्केल से बाहर हो। नो स्केल इज अ पेंसिल। यहाँ पे पेन लिख दीजिए और पेन सिल लिख देंगे। ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, देख लेंगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये कहता है कि कुछ मार्कर पेंसिल नहीं है, कुछ मार्कर पेंसिल नहीं, पेंसिल नहीं है, कुछ क्या। तो ये सही बात है, कुछ क्या या कुछ भी नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कुछ पेन की स्केल होने की संभावना है। ठीक है, कुछ पेन स्केल होने की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो यहाँ भी बन सकता है। तो ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, और इस तरह से हमने देखा कि दोनों इसका सही आंसर है। 84 पे चलते हैं। तो जिस तरह से ए को कोडेड किया गया, 2 से बी को कोडेड किया गया, 4 से सी को, 6 से देन सम ऑफ कोड ऑफ बिहार क्या होगा। तो हमें यहाँ पे बी का होता है 2। अगर हम देखेंगे सबको 2 2 किया गया, 2 का क्या हो गया 4 हो जाएगा। आई मतलब 9, 9 का हो जाएगा 18। एच मतलब 8 का हो जाएगा 16। ए मतलब 1 का हो जाएगा 2। और आर मतलब 18, 18 का हो जाएगा 36। अब इसको जोड़ेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 8 2 10, 6 4 10, 20, 6 26 के 6, 2 5 2 7, 76, 76 इसका आंसर है। ऑप्शन में नहीं है चूंकि ऑप्शन गलत सेट हो गया है, बट इसका आंसर 76 ही होगा। देखिए यहाँ पे आया 76। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्लॉक वाला क्वेश्चन बहुत ही बार कंफ्यूजन में डालता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसको बनाने का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। हम इसको लिखते हैं 30 H माइनस 11/2 M। ठीक है, अब ये जो हमें क्या बताता है, हमें बताता है डिग्री, कितने डिग्री दोनों के बीच का कोण बनेगा। जैसे ये घड़ी है और घड़ी में अभी बज रहे हैं, मान लेते हैं 3, तो 90 डिग्री बनाएगा। उसी तरह से ये डिग्री है, तो डिग्री हमें पता है क्योंकि दोनों
जो है एक दूसरे पे ओवरलैप, तो 0 हो गया। और जो ये आवर है इसको गुना करेंगे 30 गुना 3 माइनस 11/2। मिनट कितना है? मिनट हमें पता करना है, यानी कि x हमें यही पता करना है, बराबर 0 है। तो अब यहाँ पे आते हैं 90 माइनस 11, या इसको 5.5 कर लीजिए, 5.5x बराबर 0। इसका मतलब है कि x बराबर क्या हो गया? 90 बटा 55, 5.5। इसको उड़ाइए 90। अब इसको कट करेंगे तो 11 आएगा, इसको करेंगे 20 आएगा, तो 180 बटा 11। ऐसा करते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेट करके आ गया 16.4 बटा 11। तो ये मिनट हमें निकला, मिनट। और हमें घंटा तो पता ही है कि 3 है, तो 16.3 बटा 11। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों की सुई के बीच की जो डिग्री होती है, कौन होता है, वो निकालने के लिए। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2, यहाँ पे कितना बढ़ा तो 7, यहाँ पे कितना बढ़ा तो 28, और यहाँ पे फिर ज़्यादा ही है, तकरीबन कह सकते हैं 48, यानी कि 50, 63। अब यहाँ पे ना ये देखो आप, ये 1 जो है, ये 1 का क्यूब है प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब है माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब है प्लस 1 है, फिर ये 4 का क्यूब है माइनस 1 है। तो अब जो यहाँ पे एक ऐसे करके आएगा, उसका मान आएगा 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 126। 126 हम इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 237। 237 ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन से है, कंफ्यूजन तो रहता है इसमें, बट अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a पुत्री है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, हमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। हम यहाँ लिख देंगे p, लिख देंगे q, लिख देंगे r, और प्लस की जगह पे क्या है, पुत्री है। तो यह जो है पुत्री है, कौन, p पुत्री है q का। तो यहाँ पे p लिख सकते हैं, यहाँ पे q लिख सकते हैं, माइनस कर लीजिए चूंकि पुत्री है। और r माइनस, माइनस क्या है, a माइनस का पति है, माइनस मतलब पति है। तो यह जो है q पति है किसका, r का, r का यह q पति है, यानी कि प्लस है ये माइनस है, और दोनों हस्बैंड वाइफ है, और उसकी ये बेटी है। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो r और p का रिलेशन ही सब में दिया हुआ है ज़्यादातर, इसमें भी वही है। तो ये क्या है, तो r जो है p की माता है, r p की माता है, तो सही बात है, क्योंकि ये तो माइनस है ना, इसकी वाइफ है ये, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन है, जिस तरह से बीपीएससी को कोड किया गया 80, एईडीओ को कोड किया गया 50, उसी तरह से एग्जाम को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम एक, जैसे सबसे छोटा वाला तो यही है 50, इसी को उठा लेते हैं। ए का मतलब होता है 1, ई का मतलब होता है 5, क्योंकि ये पोजीशन है, डी मतलब 4, ओ मतलब 15। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 50। उसी तरह से एग्जाम में ई का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 24, ए का 1 और 13 एम है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 गुना 2, तो 86 हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर है। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन से है। एक महिला का परिचय कराते हुए रोहन ने कहा,
एक कोई तस्वीर है, उसमें एक महिला है, महिला बैठ है, उस यहाँ पे रोहन बैठा है, ठीक है? इसने कहा, "वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र" यानी कि इसका जो पिता है, यानी कि फादर का इकलौता पुत्र, यानी कि यह खुद की इकलौती बहन की पुत्री है वह। इसकी एक बहन इकलौती है, यानी कि सिस्टर की ये पुत्री है। कौन? ये महिला है, डॉटर। तो वह महिला रोहन से क्या रिलेशन रखेगा? तो पुत्री का रखेगा, क्योंकि रोहन से का कह रहा है। अगर महिला से कहता तो वो उसको पिता हो जाते। ये हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन किधर है। अगर रोहन से बोल रहा है तो रोहन तो चूंकि उसका फादर है, वो अपने बारे में ही बता रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है एक कि सभी रेल गाड़ी टिकट है, सभी रेलगाड़ी टिकट है। जैसे यहाँ पे हम ट्रेन करते हैं, ऑल ट्रेन्स आर टिकट, टीसी कर देते हैं। सम टिकट्स आर एरोप्लेन, सम टिकट्स आर एरोप्लेन कर दिया। अब कह रहे हैं कि कुछ रेलगाड़ियां, मतलब सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यस नो, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं कोई रेलगाड़ी हवाई जहाज नहीं, मतलब नो ट्रेन इज एन एरोप्लेन, नो ट्रेन इज एन एरोप्लेन। अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, आइदर और हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा, दक्षिण की ओर मुंह करके, जैसे ये दक्षिण की ओर है, मुख करके ये दाईं ओर मुड़ता है। जब हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो हमारा अपोजिट काम करेगा। हम अगर इधर हमारा दाईं है तो इधर दाईं हो जाएगा, दाईं। दाईं कहेगा तो हम अपने बाईं की तरफ मुड़ेंगे, अगर वो दक्षिण की तरफ देख रहा है तो। अगर उत्तर की तरफ देखेगा तो जो हमारा दाईं है वही दाईं होगा, जो बाईं है वो बाईं होगा। अब ए जो है दाईं ओर मुड़ता है, देखिए बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, यहाँ पे आ गया 20 मीटर। ये उसके बाद है, ये यहाँ पे इस तरफ फेस है उसका, और ये इस तरफ गया 20 मीटर। वह दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ा, अब ये दाईं उसका ऊपर की तरफ जाएगा, 10 मीटर चला। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर फिर चला। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किधर है? तो वो किधर है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ वेस्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 43 लोगों की एक पंक्ति में निखिल जो है बाएं से 23वें स्थान पर है। जैसे यहाँ पे ये रख लीजिए 43 टोटल है, और ये 23 नंबर पर है। तो 23 के बाद ये टोटल जो अब यहाँ से काउंट होगा, ये कितने लोग होंगे? 20 लोग होंगे। तो वह दाएं से स्थान क्या है? तो ये टोटल 20 लोग हैं। अब 20 के बाद ये जो है वो 21वां पर्सन होगा, है ना? तो ये 21 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो बहुत है ना, लेफ्ट माइनस राइट वो सब, +1 -1 वो सब कुछ नहीं करना, केवल आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। अब यहाँ देखेंगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। ये जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति का पिता यानी कि फादर मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता यानी कि कोई पर्सन है, जैसे आई है, मेरे पिता का पुत्र तो वो खुद ही है, यानी कि वो खुद ही यहाँ पर है, ठीक है, खुद ही यहाँ पर है वो। और वह तस्वीर किसकी थी? तो ये जो तस्वीर है, ये तो यहाँ पे है फोटो, तो ये तस्वीर इसके बेटे की होगी ना, क्योंकि उसका वो फादर है, तो उसके पुत्र की होगी, ठीक है। अब बस अब थोड़ा और रह रहा है, इसको देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, बट देखते हैं इसका। यदि आज सोमवार है
तो 64 दिन के बाद क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, 7 से भाग करिए, जितना रिमाइंडर बचा उसको जोड़ दीजिए। तो 63 कट जाएगा 7 से, पूरी तरह से 1 जुटेगा, यानी सोमवार प्लस 1 मंगलवार हो जाएगा। बस देखते ही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए रीजनिंग के लिए ना अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पे सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आपको बिना पेन यूज किए, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, बिल्कुल देखते ही सवाल आपका वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब सवाल में आपने देखना है, उसके बाद अपना जो भी उसके अंदर कंसेप्ट है उसको एक बार डेवलप कर लेंगे तो इजीली बन जाएगा। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन है कि कुछ लाल नीले हैं, यानी कि कुछ रेड जो है वो ब्लू है, और कुछ ब्लू कह रहे हैं, कुछ नीले हरे हैं, कुछ ब्लू ग्रीन है। तो हमें पूछ रहा है कि कुछ रेड ग्रीन है क्या, कुछ रेड ग्रीन है क्या? हो भी सकते नहीं भी हो सकते, देखो ये इस तरह से भी बन सकते हैं। तो RGB तो पॉसिबल भी है नहीं भी है। दूसरा कि नो रेड इज ग्रीन, नो रेड इज ग्रीन। अगर ये ऐसा बनाते हैं तो ये सही है, अगर ऐसा बनाते तो ये गलत है, यानी कि इसमें भी सही और गलत की बात है। आइदर और दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मिसिंग नंबर। देखो 7 से कितना बड़ा, 4 बड़ा, यहाँ पे कितना बड़ा, 9 बड़ा। तो आपको दिख रहा है स्क्वायर नंबर है, 16 बड़ा, 25 बड़ा, आप 36 बढ़ा दीजिए। तो 36 जैसे ही जोड़ेंगे, हमें पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं। यूनिट नंबर कितना, 7 हो रहा है, 7 एक ही में है। अब ये 97 रहता या कुछ भी रहता, 7 यूनिट डिजिट है ना, आगे बढ़े। अब यहाँ देखेंगे, इसका स्क्वायर 121 होता है, तो इसका स्क्वायर 49 होता है, 0 बिठाइए आंसर पे। इजी क्वेश्चन था। यहाँ देखो, अगर प्लस माइनस डिवाइड, तो इसमें जब हम आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आप सीधा इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस की जगह पे क्या कर देना है हमें, डिवाइड। उसके बाद क्रॉस की जगह पे माइनस है, और डिवाइड की जगह पे प्लस है, और माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई है। तो अब इसको देखेंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 12/6 कट के 2 आ जाएगा। और यहाँ इस तरह से आएगा, 16 माइनस 8 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 10। 10 इसका आंसर। इसके बाद एक है क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है। देखो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, पश्चिम की ओर है, और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज क्लॉक ऐसे घूमती है, तो 45 डिग्री मुड़ा, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और मुड़ गया। 80 से 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ता है। तो 80 तो यहाँ हो गया, प्लस 90, 90 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया वो। अब उसका मुख किधर है, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे स्टार्टिंग वाला पकड़ते हैं। देखो इसमें 3 ऑप्शन जेड वाला है, जेड पकड़ेंगे फिर आपको दूसरा वर्ड चेक करना पड़ेगा। वैसे देख लीजिए, ए में 3 बढ़ा, फिर डी से एच, एच होता है 8, यानी कि 4 से यहाँ 4 बढ़ा, फिर ये 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, इस तरह से। तो अब यहाँ पे 7 बढ़ेगा, तो एस मतलब 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26, यानी कि जेड होगा। तो यानी कि ये कट गया। अब बी से मिलाएंगे तो बेटर है क्या, देखो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो अब लास्ट वाला ये लेके चले। तो ये 4 है, ये 11 है, तो बढ़ा कितना, 7, फिर 11 से एस मतलब 19। देखो आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 बढ़ा, 7 बढ़ा, 8 बढ़ा, फिर 9 बढ़ेगा, फिर 10 बढ़ेगा, और फिर ये 11 बढ़ेगा। तो 12 है और प्लस 11 कितना हो गया, 23। ठीक है, 23 कौन सा होता है, डब्लू। ठीक है,
देखो ये कोडिंग आप याद कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे AZBY बॉय, CX कॉक्स, है ना, DW ड्यू, और EV इवनिंग, FU कुंफू, F उसके बाद GT रोड, GH स्पीड हाई स्पीड, HIR इंडियन रेलवे। 9 हो गया। 10 में होता है J, तो JK नहीं, जलेबी कचौड़ी, JQ, KP ठाकुर हो गया। LO लव, और MN या NM, फिर ये रिपीट होता रहता है। तो ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है नंबरिंग, जैसे कि 5 का याद रखिए, 10 का याद रखिए, 15 का, 20 का। T20 सबको पता होता है। 15 का O, ठीक है, ऑक्सीजन से याद कर लीजिए, वैसे 16 होता है ऑक्सीजन का। और 10 J, 5 E, इजोटी Y कर लीजिए, ठीक है, 25 को। अब इसके आगे जोड़ लीजिए, पीछे जोड़ लीजिए, आसान होगा। एक दो बार आप करेंगे, खासकर एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें जो लेटर्स हैं उसके ऊपर आप कोड लिखिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग फिलहाल अभी जो डिटेल वीडियो है उसकी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, आपको वहाँ पे सारी ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू।